उत्तर भारत में अगर दलित राजनीति का किसी को पुत्र पुरुष कहा जा सकता है, पितामह कहा जा सकता है, तो सुनिश्चित तौर पर वो नाम होगा स्वर्गीय मान्यवर काशीराम जी का। काशीराम जी ने इस राजनीति की शुरुआत की। काशीराम जी ने एक अलग पहचान बनाने का प्रयत्न किया। वाम से घुर वामपंथी विचारधारा से निकल के आए थे और काशीराम को वामपंथी विचारधारा से निकलते समय यह समझ आ गया कि वामपंथी विचारधारा भी सिर्फ एक भ्रमजाल है। ये दलितों के कल्याण के लिए बिल्कुल नहीं है। ये दलितों को मूर्ख बना करके आगे धकेल के एक झगड़े में खड़े करने के लिए है। तो काशीराम जी ने वहां से तय किया कि कामरेडों के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की जगह जो राजनीति की कमान है वो खुद अपने हाथ में ली जाए। मान्यवर काशीराम जो थे वो पंजाब से थे और पंजाब में दलितों का बड़ा भारी वोट है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें पंजाब की राजनीति में उतनी सफलता नहीं मिली जैसी हिंदी पट्टी में मिली। हिंदी पट्टी में भी खासतौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मान्यवर काशीराम का ही एक सूत्र वाक्य था राजनीति, जो चुनावी राजनीति होती है उसको लेकर। पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए। और बहन जी ने, जो कि उनकी प्रिय शिष्या रही, उनके सिद्धांत को परफेक्टली उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भसड़ पर। दलित राजनीति में उत्तर प्रदेश में एक और चेहरा है जो बड़ी तेजी से उभर रहा है। उभर रहा कहना उचित नहीं है, जो आरंभिक उभार है वो उसे अच्छे से मिल चुका। और उस चेहरे का नाम है चंद्रशेखर रावण। वर्तमान में नगीना से सांसद है और चंद्रशेखर रावण आगे की उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए क्या होंगे, इसे समझना बड़ा जरूरी है। विश्लेषण का अर्थ ही यही होता है कि हम भविष्य के अनुमानों को पकड़ने का प्रयत्न करें। कितने सही होंगे, कितने गलत होंगे, ये भविष्य में है। राजनीतिक पूर्वानुमान में हर विश्लेषक यही चाहता है कि मैक्सिमम वो यहाँ पहुंचे कि जहाँ वो सच को पकड़ पाए, लेकिन अनिवार्यता नहीं होती कि उसकी हर बात सत्य निकले। परिस्थितियां, एक रात में राजनीति की परिस्थितियां बदल जाती। तो चंद्रशेखर रावण वर्तमान में खुल के विपक्ष में है और उसे अपनी राजनीति देखनी है। वो जानता है कि भाजपा का समर्थन करके उसे कभी अपना स्पेस नहीं मिलेगा। जो उसका अपने लिए उसे राजनीति में उत्तर प्रदेश की में जगह बनानी है वो उसे मिलने वाली नहीं है। फायदा उसका कहाँ है? फायदा उसका भाजपा के विरोध में, और राजनीतिक समझ उसमें है लड़के में। तो ये तय है कि वो अपने आप को उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस चेहरे के तौर पर देखा जाएगा या देखना चाहेगा कि जो भाजपा विरोध का चेहरा हो और मुख्य चेहरा बने। उसे मालूम है मुख्य चेहरा बनते ही एक बड़ा वोट बैंक स्वतः उसके पास आ जाएगा। उसका जो अपना वोट है वो तो है। अगर सिर्फ मैं इस लोकसभा चुनाव से पहले की बात करूं तो उसके पास अपना खुद का जमानत बचाने लायक वोट नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को उभारा। तो पिछले 4 चुनाव में उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के दौर देखने को मिले हैं। बहन जी मायावती को स्पष्ट बहुमत मिला, अखिलेश यादव को स्पष्ट बहुमत मिला, योगी आदित्यनाथ जी को प्रथम जो उनका चरण था, पहला कार्यकाल था, उसमें प्रचंड स्पष्ट बहुमत मिला। और तत्पश्चात द्वितीय कार्यकाल में भी योगी जी को ये एक चमत्कार की तरह था। उत्तर प्रदेश में बड़े लंबे समय के बाद लगातार 2 कार्यकाल में किसी को स्पष्ट बहुमत मिला। जो आज़ादी के बाद की आरंभिक दौर की राजनीति थी, उसके बाद कोई पार्टी यह कमाल कर नहीं पाई। बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए, वो भी नहीं कर पाए। तो 2027 चुनाव में लगभग ये सुनिश्चित है कि जो भी सरकार सत्ता में आएगी, मेरा पूर्वानुमान यही है कि जनता उसे स्पष्ट और सुनिश्चित जनादेश देगी। आधा अधूरा देने नहीं जा रही। मुकाबला कितना कड़ा होगा वो एक अलग चीज है। और चंद्रशेखर रावण उस चुनाव में, 2027 के चुनाव में, अपने आप को कहाँ देखना चाहेगा, ये सोचने की बात। उत्तर प्रदेश में आप सुदूर सहारनपुर से पश्चिम बेल्ट जो शुरू होती है वहाँ से चले और आगरा तक आ जाइए। यहाँ बड़ा अच्छा दलित वोट बैंक है। बहन जी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। बहन जी का अपना जो सजाती वोट है वो भी पिछले 2 चुनाव में उनके पास से खिसकता दिखा है। तो एक जो खांचा बना है पश्चिम में,
इसमें चंद्रशेखर रावण अपने आप को फिट करना चाहेगा। क्वालिटी उसकी ये है कि बहन जी ने जमीन की राजनीति नहीं की। बहन जी के लिए जमीन की राजनीति मान्यवर काशीराम जी ने की। बहन जी को तो चेहरा बना के प्रस्तुत किया, लेकिन रावण ने अपनी शुरुआत खुद की है और जमीन से की है। सही गलत अच्छा बुरा ये बात की चीजें हैं, लेकिन जहां दरकार हुई है वो जाके खड़ा हुआ है अपने लोगों के लिए। और ये गुण उसमें वही है जो मुलायम सिंह में हुआ करते। मुलायम सिंह दरकार जहाँ होती थी गांव गुरबे में, वहाँ ज़मीन पे आके खड़े हो जाते। और ज़मीन पे उनके काम का स्तर क्या रहा होगा, अंदाज़ा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से सैफई से लखनऊ जाते हुए ना, रास्ते में पड़ने वाले गांव को आसमान से बता देते थे कि कौन सा गांव है। ये पकड़ थी। कोई जब मुलायम सिंह से मिलने पहुंचता था, ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव, किसी भी जाति वर्ग का, हर वर्ग में उनके नेता थे, गुंडे भी थे। और जब वो कोई पहुंचता था, कोई अनजान आदमी, साधारण आदमी सैफई पहुंच गया, लखनऊ पहुंच गया नेताजी से मिलने, और उसने जाकर के बताया कि कहाँ से आए हो, कि भाई फलाने ज़िले से। उस ज़िले में कहाँ से? फलाने गांव से। तो ये सामान्य होता था कि नेताजी उस गांव के 2-4 लोगों के विषय में बताते थे कि भाई आपके गांव में फलाने सिंह हैं, उन्हें जानते हो? जानते हो? तो जब फिर मोबाइल का दौर आ गया तो तत्काल कहा करते थे कि ठीक है जानते हो तो मेरी उनसे बात करवाओ, और अपनी तरफ से फ़ोन लगवा के बात करते थे। ये उनका तरीका था। ये भी राजनीति का एक टेक्निक है कि जन सामान्य से जुड़ाव कैसे रखा जाए। अब एक व्यक्ति गांव का है, किसान है, उसके पास सीधे सीएम फ़ोन करता है कि हाँ भाई क्या हाल है फलाने सिंह, बहुत दिन हो गए तुम मिलने नहीं आए, बहुत दिन हो गए तुमने बात नहीं की। अब जहाँ भोकाल वर्चस्व की राजनीति इतनी प्रचंड हो उत्तर प्रदेश में, वहाँ ये चीज़ कितनी मायने रखती होगी आप सोचिए। सीएम सीधे फ़ोन कर रहा है, मतलब गांव में उनकी मूंछ सीधी। और फिर वो अगले चुनाव में मुलायम सिंह के लिए छाती अड़ा के चुनाव में लग गया। भैया गोली चलानी पड़े, किसी को मारना पड़े, बूथ कैप्चर करना पड़े, सब करेगा, जिताएगा। तो ये तरीका था। तो इसी तरीके को मुलायम के बाद उनके अपने कुनबे में तो किसी नहीं अपना पाया, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने अपनाया। और चंद्रशेखर रावण यही तरीके अपना रहे, काशीराम जी वाले भी, मुलायम वाले भी। सही गलत अच्छा बुरा इस सबसे अलग जो उसका वोटर है या जो उसका संभावित वोटर है, उसके लिए जाके उसे खड़ा होना है, उसके लिए आवाज़ उठानी। दूसरी, मायावती जी से एक गुण उसके पास और है, रावण वक्ता अच्छा है। मायावती जी का सबसे बड़ी कमजोर कड़ी यही थी कि मायावती जी कभी वक्ता नहीं रही। लिखा हुआ बोलना, और उसमें भी वो सेंटेंस पूरा करने के बाद ये उंगली दिखा के, तो भाव और शब्द मायावती जी के कभी मैच नहीं कर पाए। कभी मायावती जी ने मीडिया को फेस नहीं किया। तो रावण में ये गुण अतिरिक्त है कि वक्ता बहुत अच्छा है, बिना लिखे अपने लोगों के बीच में वो 1-1 घंटे भाषण दे देता है। और पकड़ है, जानकारी है, कानून की भी जानकारी है, इतिहास की भी जानकारी, घटनाक्रम की है, और दायरे में रह के बोलना भी जानता है, कहाँ दायरा तोड़ना है, कहाँ नहीं तोड़ना है। उसे मालूम है कि जब वो अपने लोगों के बीच में बोल रहा है, उसे अपने उसके लोग उन्हीं नेताओं को पसंद करेंगे तो दायरा तोड़ के बोलें। बिल्कुल मंच पे गाली गलौज भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मीडिया के सामने बोलना है, संसद में बोलना है, तो किस भाषा में बोलना है, किस दायरे में रह के बोलना है, ये उसे पता है। तो जो तीसरा स्टेप जो काशीराम जी ने बताया था ना, हारने के लिए, हराने के लिए, जीतने के लिए, तो पश्चिम में जहाँ पे भी प्रभाव उसका था चंद्रशेखर रावण का, उसने 2024 लोकसभा चुनाव हारने के लिए लड़ा। इवन नगीना में भी अगर आप घटनाक्रम पे ध्यान दें, वो जीत गया है, लेकिन वो क्योंकि चुनाव से पूर्व किसी को अनुमान नहीं होता, अच्छे नहीं लगा पाते कि क्या आने जा रहा है, नेता भी इतने आश्वस्त नहीं होते। 10:30 बजे वो लगभग मैदान से हटने की स्थिति में था एक बार को, तो इस पर राजी था कि मैं भले हार जाऊं लेकिन बीजेपी ना जीते। तो ये चुनाव उसने हराने के लिए लड़ा। 2027 में भी ये यही करने वाला है, ये भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ेगा पश्चिम में। और नगीना वाली जो हवा है वो पश्चिम में और फैलने जा रही है, ये निश्चित है। रावण हर हाल में ये चाहेगा कि मैक्सिमम सीट पर वो भाजपा को नुकसान पहुंचाए, इससे उसकी जो गठबंधन करने की मूल भाव वाली क्षमता है, बार्गेनिंग की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। तो वो अधिकतम सीटों पे
ये चाहेगा कि भले उसे 10,000 वोट मिले, लेकिन जीत हार का जो भाजपा प्रत्याशी हारे वो उन वोटों से ये तय हो उसकी हार जीत। तो उसका टारगेट एक ही होगा कि वो भाजपा प्रत्याशी को हराए। इसके साथ ही उसकी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, वो ये चाहेगा कि न्यूनतम वो विधायकों की संख्या के मामले में 2 अंकों में पहुंच जाए। उसका काम इतने में हो जाता है, उसकी रणनीति इतने मात्र से सफल हो जाती है। यहाँ तक के राजनीतिक सफर में चंद्रशेखर रावण का जो प्रभाव रहा है उसे बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता। अपने आप से अपना राजनीतिक वजूद बनाना बिना गॉडफादर के कभी भी आसान नहीं रहा है, कम से कम उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट में। और चंद्रशेखर बिना संदेह, बिना किसी गॉडफादर के राजनीति में उभरा, ये उसकी क्षमता है और इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे क्या? आगे अगर चंद्रशेखर को और राजनीति में आगे जाना है तो ये तय है कि उसे काशीराम से आगे निकल के मायावती जी वाले ट्रैक पे आना पड़ेगा। सिर्फ दलित वोट बैंक, उसमें भी एक जाति के वोट से चंद्रशेखर रावण का भविष्य मजबूत नहीं हो सकता। चंद्रशेखर को सवर्ण जातियों के बीच से भी अपने लिए सपोर्ट चाहिए होगा। चंद्रशेखर को ओबीसी की जो डोमिनेटिंग कास्ट कही जाती है, पश्चिम में जाट है, सेंट्रल में यादव है, आपका बुंदेलखंड में कुर्मी है, इन जातियों के भी समर्थन की आवश्यकता होगी, या कम से कम इनमें से किसी एक आध के समर्थन की आवश्यकता होगी। और ऐसी दलितों की जो अन्य जातियां हैं उनके नेतृत्व को उभार के अपने साथ लाना, तभी राजनीति एक लोकसभा क्षेत्र में मिली एक जीत से आगे जा सकती। और एक सांसद के तौर पर नगीना में तो उसे काम करना ही होगा। चंद्रशेखर जानता है कि मुस्लिम वोट उसके पास एकजुट करना उसके लिए मुसीबत नहीं है, उसके लिए उसे जरूरत है हिंदू वोट की। और मुस्लिम वोट वो सिर्फ ओवैसी के साथ गठजोड़ करके भी अपने साथ जुटा सकता। अगर विपक्ष का गठबंधन कमजोर दिख रहा है, और मुस्लिम कोई खास पसंद नहीं करते हैं विपक्ष को भी, लेकिन दिक्कत मुस्लिमों की यह है कि उनके पास विकल्पहीनता है। टिकट दें ना दें, कोई मुद्दा उठाएं ना उठाएं, उन्हें वोट देना है, क्योंकि बीजेपी को नहीं देना। अब इस स्थिति में एक बयान पर मेरा ध्यान गया चंद्रशेखर के, राहुल गांधी का जो हिंदुओं को लेकर बयान था उस पर लेकर चंद्रशेखर से सवाल किया गया, तो बड़ी साफगोई से उसने उसे टाला। देखिए साहब, देश में 70 साल से बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग हैं और संसद में अब इस तरह की चीज़ों पर बहस के लिए संसद नहीं है। संसद उन मुद्दों पर बात करने के लिए, विकास पर बात करने के लिए है, कैसे देश के जो कमज़ोर हैं उनको सशक्त किया जाए, इस पर बात करने के लिए है। आपका महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, उस पर बात करने के लिए है। संसद इन मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं है। और दूसरा बोले मुझे जानकारी है कि उसने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, और उस पर किसी बोले किस परिस्थिति परिप्रेक्ष्य में कहा, इस पर मुझे जानकारी है। तो सवाल को टाला भी और अपना विजन भी जो है वो स्पष्ट किया कि वो अब जहाँ पहली सीढ़ी पे आ गया है उसके आगे के लिए हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में नहीं फंसेगा। अब वो दलित मुद्दों को स्ट्रांगली उठाएगा, जो उसका परमानेंट वोटर है, और जो डोमिनेटिंग कास्ट उत्तर प्रदेश की है 5 या 7, उनमें से 1-2 वो होंगी जिनके मामले में वो अपने कान बंद रखेगा कि अगर उनसे कोई दिक्कत हो गई है तो चलो वहाँ नहीं करते, वहाँ चीखते चिल्लाते नहीं है, बाकियों से अगर हो गई तो चीखते। ये तरीका है। कुछ लोगों को लगेगा कि शायद मैं चंद्रशेखर की तारीफ कर रहा हूँ, तो अगर पोटेंशियल है। और दूसरी चीज़ ये है कि नया ब्लड जब अपने आप राजनीति में बढ़ता है तो भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा आप उसी को मान के चलिए। उसका उभार किसी भी सत्ता के लिए आगे के लिए बड़ा गंभीर खतरा है, क्योंकि तब तक उसके अगेंस्ट आपके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं, उसके पास भी खोने को कुछ होता नहीं है। आपके पास है, उसके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। उससे जो मिलेगा उसकी अचीवमेंट है। चंद्रशेखर रावण अगर 2 विधानसभा सीटें जीतता है उसकी अचीवमेंट है। आपकी 2 कम कर दी तो आपका काम तमाम कर दिया उसने। तो चंद्रशेखर रावण के पास खोने को कुछ नहीं। एक तो इस वजह से इस वीडियो में मैंने बात की। दूसरा, एक बात पर मैं बिल्कुल स्पष्ट है मेरी राय
क्या जो नया खून आएगा राजनीति में, वो मुलायम सिंह का बेटा, सुषमा स्वराज की बेटी, फलाने ठाकुर साहब का बेटा, फलाने वो बिहार के लीडर थे दलितों के मसीहा, उनकी बिटिया, फिर बिटिया के बाद अभी उनका देहोत्र दोहत्र भी आ गया राजनीति में, चुनाव लड़ा। और लगभग जो नए चेहरे आपको दिख रहे होंगे राजनीति में, संसद में बैठे हुए या जो संसद का चुनाव जीत नहीं पाए, वो वही हैं कि जिनके बाप दादा से परंपरागत राजनीति उन्हें मिल गई। वो योग्य हैं अयोग्य हैं इसकी बात ही नहीं, उनका अपना कमाया नहीं है, बाप दादे वोट बैंक बना गए। अब उनकी राजनीति की सारी जो पूंजी है वो इस पर है कि लोग मोदी से नाराज होंगे, मुझे वोट दे देंगे, मोदी से योगी से नाराज होंगे, मुझे वोट दे देंगे, मुझे सिर्फ विकल्प बने रहना है, सत्ता तो मुझे मिल ही जाएगी, आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, लोग तो नाराज होंगे, लोकतंत्र में होते। इनकी सारी राजनीति जो है वो यहाँ तक सीमित है। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई रूपरेखा नहीं है देश को, समाज को, राजनीति को आगे ले जाने की। प्राइवेट लिमिटेड व्यवसाय बाप दादों ने खड़ा कर दिया और इन्होंने आके संभाल लिया, बस इतना है। तो ऐसे में इलेक्शन में कोई अपने खिलाफ खड़ा होता है, अपनी जो समर्थित राजनीति है उसके विरुद्ध कोई खड़ा होता है तो हम विरोध करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। चंद्रशेखर रावण का भी चुनाव में मैंने विरोध किया, रविंद्र सिंह भाटी का भी किया। ऐसे ही झारखंड में एक युवा प्रत्याशी था टाइगर महतो, हार गया, उसके भी विरुद्ध गया, कुछ और नाम भी है। तो सवाल ये है कि रविंद्र सिंह भाटी, चंद्रशेखर रावण, टाइगर महतो ये राजनीति में आगे क्यों ना है युवा चेहरे के तौर पर? क्या नमलाई आगे क्यों ना है? भाई राजनीतिक कुंभों के नौनिहाल के अलावा भी तो हमारे आपके जैसे जो आम लोग हैं उनके बीच से लोग आ सकते हैं जो अपनी दम से उभरे हों, अपनी दम से खड़े हुए हों। बिना संकोच रविंद्र सिंह भाटी ने मुझे प्रभावित किया इस चुनाव में, मैं स्वीकारता हूँ। ठीक है, विरोध चुनाव के दौरान था, उनके खिलाफ भी लिखा, पोस्ट भी की, वीडियो भी डाले, लेकिन उसने प्रभावित किया। लड़के में उसमें क्षमता है, भविष्य में राजस्थान की राजनीति पे पकड़ बना सकता है, बशर्ते जाति की राजनीति से परहेज करके ओवरऑल समाज की राजनीति पकड़े। तो कहते हैं वहाँ राजस्थान का 36 बिरादरी, तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को 36 बिरादरी का नेता बनना पड़ेगा। उसे आंगन की तुलसी नहीं बनना, खेत का वटवृक्ष बनना है। खेत का वटवृक्ष बनेगा तो फिर वो ब्रांच जो होती है ना वो अलग अलग हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगी, ये जाति वो जाति सब आ जाएगी, बरगद की छाया सब संभाल लेती है। आंगन की तुलसी बनके पानी तो चढ़ता रहेगा, पूजा तो होती रहेगी, पर छाया की उम्मीद मत कीजिए, विशालता की उम्मीद मत कीजिए, बहुत ज़्यादा आगे जाने की उम्मीद मत कीजिए। उससे फिर एक समय के बाद सूखना है, उसकी जगह नया पौधा उगना है। तो रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक जो हैं या चंद्रशेखर रावण के समर्थक जो हैं या फिर टाइगर महतो के समर्थक जो हैं, उन्हें मैं यही कहूँगा कि अपने लीडर को आप बरगद बनाइए, तुलसी मत बनाइए। उससे समाज का भी हित है, नया खून आना चाहिए, नए लोग आने चाहिए, राजनीतिक कुनबे के नौनिहालों को हमारी लैंग्वेज में कहते हैं GPL पढ़ना चाहिए और उनकी जगह ये लोग आए, विचारधारा को बनाएं। और राजनीति में सच तो यही है, विचारधारा बदलने में सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगती है। हेमंत शर्मा सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धुर सेकुलर से धुर राष्ट्रवादी हो जाते हैं, और ऐसे एक नाम नहीं हजारों नाम। तो चंद्रशेखर रावण भी राष्ट्रवादी हो सकता है, रविंद्र भाटी भी ठोक के राष्ट्रवादी हो जाएंगे, टाइगर महतो भी हो जाएंगे, लेकिन उभर के इन्हें आगे आना चाहिए। मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा कि एक दिन, आज ना सही 10 साल बाद, 20 साल बाद रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान का नेतृत्व करें, कोई बुराई नहीं, लेकिन इससे पहले वो वटवृक्ष बने, तुलसी ना रहे। तो जितने नए नाम उभरे हैं राजनीति में जो स्वतः निकल के आए, किसी की उंगली पकड़ के नहीं आए, गॉडफादर बना के नहीं आए, इनके लिए मेरी शुभेच्छाएं हैं। और भविष्य में इनके साथ क्या होगा, जनता जनार्दन इन्हें कितना आशीर्वाद देगी, ये भी हम आप देखेंगे। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।